आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के तीसरा चैप्टर परिवहन के बारे में। परिवहन में जितना भी अभी तक PYQ है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, उस सब के बारे में इसमें देखेंगे 5 मार्क्स का, फिर किसी और वीडियो में देखेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि रसारोहण क्या है। रसारोहण क्या है? सिलेबस के टाइम में तो थोड़ा सा पढ़े ही है इसको। आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन, रसारोहण क्या है? रसारोहण तो पौधों में क्या होता है कि पानी और खनिज लवण जो है उसको ऊपर तक जड़ से जो है कि लेकर उसको डाली पत्ते तक उसको जाना पड़ता है, ताकि उसमें जो है कि प्रकाश से क्रिया हो सके और भोजन बन सके। इसके लिए जो है कि उसको जल की आवश्यकता होती है, अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो रसारोहण क्या है? ये मिट्टी से, पौधों के द्वारा मिट्टी से जल तथा खनिज लवण या खनिज पदार्थ जो भी है, ठीक ना, वो जड़ के द्वारा अवशोषित होकर पौधों के शीर्ष तक पहुंचता है, या यूं कहे कि पत्तों तक पहुंचता है या अन्य भाग तक पहुंचता है। तो इसे ही क्या कहता है? जल के इस ऊपर की दिशा में स्थानांतरण को रसारोहण कहते हैं। कि जल जो है वो मिट्टी से जड़ के द्वारा अवशोषित होकर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचना रसारोहण है। तो आसानी से ये समझ सकते हैं। विशेष इसमें समय हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि समय अपने पास कम है। नहीं तो आराम से समझने के लिए इसको फिर उसमें देखते हैं कि उसमें जाइलम फ्लोएम ये सब क्या है, कैसे कैसे है, सब कुछ उसमें देखते हैं। लेकिन अभी उसमें हम लोग जाने वाले नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, चालनी नली का ये सब जो भी होता है, अभी नहीं देखेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोऑरिकुलर नोड क्या है? साइनोऑरिकुलर नोड हमारे शरीर में बाकी जो है कि तंत्रिका कोशिका होती है सब जगह कंट्रोल करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका उत्तक जो है कि हृदय में होती है। तो बाकी बॉडी की तुलना में हृदय की जो तंत्रिका उत्तक है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है, ठीक ना। तो उसमें जो होता है सीरा अलिंद छिद्र, उसमें जो साइनोऑरिकुलर नोड, उसको सामान्य भाषा में SA नोड भी कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का तंत्रिका उत्तक है, विशेष प्रकार का एक तंत्रिका उत्तक है, जो कहां पर स्थित रहता है? दाई अलिंद के दीवार में अवस्थित रहता है। दाई अलिंद के दीवार में, जो दाई अलिंद होता है उसके दीवार में ये स्थित होता है, ठीक ना। इसे हम लोग पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। पेसमेकर इसका काम क्या है? तो ये जो है कि हृदय, जो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। सामान्य धड़कन की बात करें तब, ठीक है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ये जो 72 बार धड़क रहा है, तो ये मतलब कि एक अंतराल पर धड़कता है, अंतराल पर, लयबद्ध तरीके से बोलते हैं इसको, लयबद्ध, ठीक ना। तो ये लयबद्ध तरीके से धड़कने के लिए जो है कि ये पेसमेकर ही उसके लिए जिम्मेवार है। और पेसमेकर सही से काम न करे, अर्थात ये साइनोऑरिकुलर नोड सही से काम न करे, तब ऐसी स्थिति में जो है कि हृदय सही से नहीं धड़क पाएगा, लगातार एक लयबद्ध तरीके से नहीं धड़क पाएगा। सिंपल भाषा में बस इतना है कि हृदय को लयबद्ध तरीके से एक सामान्य अंतराल पर धड़कने के लिए जो है कि जिम्मेवार कौन है? साइनोऑरिकुलर नोड। रहता कहाँ है? तो दाई अलिंद के दीवार में। कहता है दाई अलिंद के दीवार में रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है अब तक, ठीक ना। तो आप लोग पढ़े हुए हैं, फिर भी जो है कि जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के बारे में, ठीक ना, उन लोगों के लिए रक्त क्या है? इसका कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायक है? रक्त में तो कई सारे घटक है, उनमें से कौन सा ऐसा घटक है, कौन सा पदार्थ है जो गैस को परिवहन करता है, गैस को एक दूसरे स्थान ले जाने में सहायता करता है? तो देखिए, पहला बात रक्त क्या है, उसके बाद थोड़ा सा परिभाषा देते हैं। विशेष कहने एग्जाम में जब भी लिखना है तो सटीकता से लिखना है। बहुत सारा जो है कि एकदम भाषा इतना बड़ा भर के नहीं लिखना है। जो सटीक आंसर है केवल उस पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, ठीक ना। कनेक्टिंग टिश्यू है लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल संयोजी उत्तक है। यह लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त का जो pH मान 7 से ज़्यादा होता है, इसीलिए ये जो कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति की होती है। तो रक्त का रंग लाल होता है, ठीक ना। और यह गाढ़ा क्षारीय प्रकृति का एक तरल पदार्थ है जो हृदय और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। जो हृदय में और हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनी है, धमनी है, सीरा है, ठीक ना, और भी जो कोशिका है, उस समय जो है कि यह प्रवाहित होता है। तो सिंपल सा भाषा में कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव है, ठीक ना। हृदय और रक्त वाहिनियों में यह प्रवाहित होता है। रक्त के अंदर में जो RBC है, उस RBC के अंदर में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है, एक प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, यही जो है, इसी का रक्त का रंग लाल होता है, और यही जो है कि गैस का आदान प्रदान करता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, अर्थात परिवहन करने का कार्य करता है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि रक्त क्या है, इसका कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायक है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव है जो रक्त वाहिनी और हृदय में प्रवाहित होता है।
रक्त में जो आरबीसी है, रक्त में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स सब है, उसमें से केवल आरबीसी पर हम लोग फोकस करना है। आरबीसी में एक प्रोटीन मिलता है हमें, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ये जो है कि इसी के कारण रक्त का रंग लाल भी होता है और यही जो है कि गैस को एक स्थान दूसरे स्थान अर्थात परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। रक्त के जमने में पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स या यूं कहे कि बिंबाणु की क्या भूमिका है। यानी हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जब कटफट हो जाता है तो उसमें ऐसी टूट होता है, ब्लड निकलने लगता है, तो एक समय पर जाकर वो जम जाता है, तो रक्त जो जम जा रहा है इसी को बोलते हैं थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, ये क्वेश्चन नहीं है। रक्त का थक्का जो है बनने में जो पदार्थ है पट्टिकाणु, ये पट्टिकाणु की क्या भूमिका है इसके बारे में जानना है। तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। तो रक्त के जमने में जो पट्टिकाणु है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त के जमने में वास्तव में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पट्टिकाणु का ही है। ठीक ना, पट्टिकाणु, इसी को अलग अलग नाम है, प्लेटलेट्स नाम है, प्लेटलेट्स नाम है, बिंबाणु नाम है। ठीक ना, चोट लगने पर ये सक्रिय होकर क्षतिग्रस्त स्थान पर चिपकते हैं। जब कभी जो है कि चोट लग जाता है तब जो है कि ये कहाँ, जहाँ भी चोट लगा उस स्थान पर जाकर, क्षतिग्रस्त स्थान, ठीक है ना, वहाँ पर जाकर ये चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद जो है कि वहाँ पर एक स्थान बनता है, एक पदार्थ बनता है, उसको बोल देते हैं प्लेटलेट प्लग बोलते हैं। प्लेटलेट प्लग, सिंपल सा बात है कि प्लेटलेट जाकर वहाँ पर जुड़ गया है, बस प्लेटलेट प्लग उसको बोल देते हैं। ठीक ना, आगे देखिए, पट्टिकाणु जो है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन और अन्य रसायन स्रावित करते हैं। ये पट्टिकाणु जैसे वहां पर क्षतिग्रस्त स्थान पहुंच जाता है, वहां पर जो है कि ये रसायन जो है कि स्रावित करता है, जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के रसायन और भी कई सारे रसायन का स्राव करता है, जो इंपॉर्टेंट है मुख्य एग्जाम के लिए, उतना हम लोग लिख लिए। ठीक ना, पट्टिकाणु वहां पहुंचने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन और अन्य रसायन का स्राव करता है, जिससे जो है कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो पदार्थ होता है वो बदल जाएगा थ्रोम्बिन में, और जो फाइब्रिन वजन जो पदार्थ होता है वो बदल जाता है फाइब्रिन में। ध्यान दीजिएगा, जब पट्टिकाणु थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो है कि स्राव करता है, यही जो क्या काम करता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है और फाइब्रिन वजन को फाइब्रिन में बदलता है, और बदलने के बाद वहां बनाता है जाल, और इसी जाल में जो है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या और भी जो रक्त के जो कण सब है वो उसमें फंस जाते हैं, और फंसने के बाद जो है कि ऑक्सीजन संपर्क करके वो वहां पर जम जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रक्त का थक्का बन जाता है। तो वही बोले कि यह जाल जो है, यह जाल रक्त कोशिकाओं को फंसाकर अस्थायी थक्का बना लेता है। इस प्रकार से क्या होता है कि रक्त जो है शरीर से निकलने वाला वो क्या होता है, बंद हो जाता है, रक्त का स्राव रुक जाता है और शरीर से रक्त पूरा बहाव होने से बच जाता है, और वो घाव भी जो रहेगा वो भर जाता है। तो इस प्रकार से रक्त का थक्का बनता है। ठीक ना, तो मुख्य रूप से बस आपको एग्जाम में बस इतना याद रखना है। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का द्विगुण परिवहन या यूं कहे कि दोहरा परिसंचरण क्या है। रक्त का द्विगुण परिवहन या दोहरा परिसंचरण क्या है। तो ये सिंपल सा बात है। ठीक ना, कि मनुष्य के शरीर में रक्त जो है, रक्त जब परिवाहित होता है तो इस प्रवाह होने के दौरान जो है कि रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। हृदय से कितना गुजरना पड़ता है, 2 बार गुजरना पड़ता है। इसीलिए इसी को कह देते हैं हम लोग द्विगुण परिवहन या दोहरा परिसंचरण। देख लीजिए इसमें क्या लिखा है पूरा, रक्त को पूरे शरीर में जाने से पहले हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, जिसे द्विगुण परिवहन या दोहरा परिसंचरण कहते हैं। एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर यह क्वेश्चन पूछता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, बढ़िया से पढ़े हुए हैं, जो विद्यार्थी पढ़ के याद किए हुए हैं अच्छी बात है, नहीं याद किए हुए थोड़ा देख लीजिए, अगली बार जो है कि इसको आज जाके घर पे याद कर लीजिएगा। देखिए, पौधों में गैसों का परिवहन किसी विशेष अंग से नहीं होता, यह केवल और केवल सरल विसरण द्वारा होता है। सरल विसरण द्वारा, अब सरल विसरण द्वारा मतलब कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन शरीर से उसके बाहर निकल जाता है। ठीक ना, और बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी उसके शरीर में अंदर चला जाता है विसरण क्रिया के द्वारा। विसरण हम लोग के शरीर में क्या है कि फेफड़ा है, हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। इसमें ऐसा नहीं होता है। गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के रंध्र के माध्यम से होता है, पत्तियों के रंध्र के माध्यम से, कि पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान है वो पत्तियों में उपस्थित रंध्र क्या है, पत्ता में जो छोटा छोटा छिद्र होता है, पत्ता में क्या है कि माइक्रोस्कोप जब देखोगे तो उसमें बहुत ही छोटा छोटा जो है कि एक छिद्र होता है, उस छिद्र को बोलते हैं हम लोग रंध्र बोलते हैं। क्या तो उसको रंध्र बोलते हैं। ठीक ना,
इसी रंध्र के द्वारा जो है कि विसरण क्रिया के माध्यम से जो है कि बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड पत्ता में जाता है और पत्ता में का जो ऑक्सीजन है वो बाहर आ जाता है, ठीक ना। इसी आदान ऑक्सीजन और गैस का आदान प्रदान जो हो रहा है रंध्र के माध्यम से, इसी को बोल देते हैं गैसों का परिवहन। हम चाहे तो इतना भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखे हैं कि तनों के लेंटिसेल्स जड़ों और कोशिकाओं के बीच जो है कि वायु स्थानों से जो है कि इसमें कुछ छूट गया, इसमें लाइन में मिस्टेक, ठीक है। वायु में से जो कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर से जो ऑक्सीजन बाहर आता है, इसका आदान प्रदान होता है। दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आपको इसमें से जो है कि जो लिखा है रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको बढ़िया से पढ़ के समझिए और उसके बाद इसको खुद से लिखना सीखिए। खुद से कैसे बना के लिख सकते हैं, सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। रट्टा मारने वाला काम नहीं कीजिए, कम से कम कीजिए उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो जब हम लोग चैप्टर दोस्तों पढ़े थे जाइलम फ्लोएम दुगो उत्तकों के बारे में पढ़े थे, उसके अंदर चालनी नलिका ये सब बहुत कुछ होता है, ठीक ना। लेकिन फिलहाल हम लोग जो है कि अब जिसका बात किया गया उसके बात करें, ठीक ना। जाइलम तो होता है किसके लिए? पानी का जो है कि जड़ से जो है कि पानी और खनिज पदार्थों को सोख कर जो है कि वो अन्य पौधों का निभाए भेजता है। लेकिन फ्लोएम का जो काम है, पत्तियों में बन चुके प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बन चुके भोजन को जो है कि पौधों के पत्ता से विभिन्न भागों में, जड़ की ओर विभिन्न भागों में जो इसको पहुंचाने का कार्य करता है। तो अपना क्वेश्चन वही है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम संवहन उत्तक के द्वारा होता है। यानी फ्लोएम नाम का एक उत्तक होता है पादप में, ये क्या करता है? पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधों की विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। किसमें? फ्लोएम में। फ्लोएम के अंदर जो है कि नली होता है पाइप टाइप का, ठीक ना। वो उसको बोलते हैं चालनी नलिकाएं। ये चालनी नलिकाएं पाई जाती है जो पौधों के एक निश्चित भाग में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भाग तक जो है कि पहुंचाती है। सीधा बात ये है कि पत्ता में बने भोजन को जो है कि वो पूरे पादप में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है? फ्लोएम। ऑब्जेक्टिव याद रखना है, पादप में बन चुके भोजन का स्थानांतरण कौन करेगा? फ्लोएम। और जड़ से पानी और खनिज पदार्थ का अवशोषण करके ऊपर तक कौन पहुंचाएगा? जाइलम। तो ये ऑब्जेक्टिव में थोड़ा याद रखना है, पानी का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और भोजन का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में अंतर। वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में अंतर। और सही से अगर उस सेंटेंस को पढ़े, उस वर्ड को पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज़ें आपको ऐसी दिख रहा होगा। स्थानांतरण में केवल स्थान बदलेगा, वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? पदार्थ वाष्प बन के बाहर निकलेगा, ठीक ना। फिर भी देखते हैं क्या है वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में अंतर। तो वाष्पोत्सर्जन स्थानांतरण में अंतर क्या है? तो सबसे पहला वाष्पोत्सर्जन में पौधों की पत्तियों से जल जो है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। किसके रूप में निकलते हैं? वाष्प के रूप में। उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। पौधों के पत्तियों में जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, पौधों में बहुत सारा पानी होता है, तो एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस मात्रा में बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति में वह जो जल है वो वाष्प में परिवर्तित होकर वो पौधों के पत्ती से बाहर निकलता है। तो इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक ना। स्थानांतरण में क्या होता है? तो इसमें जो है कि पत्तियों में बना हुआ भोजन, जो पत्तियों में अभी तुरंत देखे ना हम लोग, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती में जो भोजन बन जाता है वो भोजन जो है कि पौधों के अन्य भागों तक उसको पहुंचाया जाता है। उसको बोलते हैं स्थानांतरण। एक स्थान में भोजन बना हुआ उसको दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है, तो स्थानांतरण, भोजन का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक ना। तो स्थानांतरण में पदार्थों को एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। और वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पादप की पत्तियों में अगर एक्स्ट्रा जल हो गया है तो वो जल वाष्प बन के पत्तियों से बाहर आता है, इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। इस प्रकार ध्यान रखना है। अगला वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो मुख्यतः यह रंध्रों द्वारा होता है। रंध्र क्या है? तभी तुरंत बताए क्या? ये पत्तियों के अंदर होने वाले छिद्र सब है, ठीक है। स्थानांतरण क्या है? तो ये फ्लोएम द्वारा होता है। स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है, स्थानांतरण किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। अब तुरंत देखिए, ठीक है, फ्लोएम के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन जो है कि जल का एक दिशीय परिवहन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जड़ से पानी को सोखता है और इसको ऊपर की ओर भेजता है। तो एक दिशीय परिवहन, एक दिशीय, ठीक ना। लेकिन इसको देखिएगा स्थानांतरण में, स्थानांतरण क्या है? तो भोजन का ये द्विदिशीय परिवहन है, ऊपर की ओर भी जाएगा और नीचे की ओर भी जाएगा। मान लो पत्ता में कहीं भोजन बन गया है, भोजन तो पत्ते में बनता है सामान्यतः, पत्ता या पौधे के जो हरा तना होता है उसमें, हरा तना मतलब जो एकदम कली वाला तना है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पत्ता में भोजन बन गया, अब भोजन जो है कि ऊपर वाली डाली में भी जाएगा, नीचे की ओर भी जाएगा। तो ये द्विदिशीय, ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों तरफ जो है कि परिवहन होता है, स्थानांतरण होता है। देखिएगा वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ये एक भौतिक क्रिया है। ये क्या है? भौतिक क्रिया है। इसमें जो है कोई विशेष ऊर्जा इसमें नहीं बनता है, ठीक है।
लेकिन स्थानांतरण क्या है, यह एक शारीरिक जैविक क्रिया, शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रिया है, ठीक ना। तो इतना इस प्रकार से इसको आप याद रखिएगा। 4 अंतर लिखा हुआ है, एग्जाम में जब आए तो आप इसमें से चाहे तो कोई 2 अंतर लिख सकते हैं। जब 2 मार्क्स में आए तब, अब 5 मार्क्स में आए तब पूरे लिखेंगे, क्या दिक्कत है। एक आध एक्स्ट्रा दिमाग में आया तो वो बना देगा, लेकिन जो मेन है सटीकता से उतना ध्यान रखिएगा। हमेशा अंतर में जो है पहला लाइन जो है कि परिभाषा से रिलेटेड चीज़ें लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो है कि मेन लाइन जब सही हो जाएगा तब आगे पीछे ऊपर तो इधर उधर भी चलेगा तो टीचर सही कर देंगे उसको। तो अभी तक कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 8 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होगा भी नहीं मुझे जहाँ तक ध्यान में, 16 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन हो चुका है, 8 और बचा, क्या दिक्कत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। तो देखिए इसको क्या है। सो लसिका जो है कि श्वेत संवहनी उत्तक है, श्वेत रक्त कोशिकाओं अर्थात WBC और रक्त प्लाज्मा को सम्मिलित रूप से जो है कि हम लोग लसिका या उत्तक द्रव के रूप में जो है कि जानते हैं। इसका अन्य परिभाषा भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन मत लिखिए। लसिका के काम देखिए, तो ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन, सरलतम भोज्य पदार्थ और हार्मोन का विसरण करता है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अपशिष्टों का भी ये जो है कि विसरण कोशिकाओं से उत्तक द्रव में कर देता है। कोशिका में से ये निकल कहाँ चला जाएगा? उत्तक द्रव में जो है कि चला जाएगा। वसीय भोज्य पदार्थों को आंत से सीरिय रक्त में जो है कि भेजता है। आंत से निकाल उसको क्या भेजेगा? रक्त में जो है कि भेजने का कार्य करता है। तो ये इसका मुख्य काम है, ठीक ना। तो इसको 2-3 को आपको जो ध्यान में रहे उतना इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जो और भी परिभाषा आपको कहीं से मिले तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम फ्लोएम में अंतर क्या है? जाइलम और फ्लोएम में हम लोग को अंतर बताना है। देखिए ध्यान से, तो जाइलम क्या करता है कि ये जल और खनिज लवणों का जड़ों से पौधे के ऊपरी भाग तक जो है कि परिवहन करता है। यानी मिट्टी से जड़ जो है कि मिट्टी से क्या करता है? पानी को और खनिज लवण को अवशोषित करता है और पौधा के ऊपर की ओर विभिन्न भागों में भेजता है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक ना। फ्लोएम का काम क्या है? तो ये जो पत्ती में बना हुआ भोजन को, पत्ती में बने हुए भोजन और सरकार के रूप में समानता रहता है वो, तो पत्ती में बने हुए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, पौधों के अन्य भाग तक। यानी पत्ता बन गया तो पत्ता से वो ऊपर में डाली उली होगा तो वहीं पहुंचाएगा, और नीचे की ओर जो शरीर का विभिन्न अंग है उस विभिन्न अंग में पहुंचाने का काम करेगा, ठीक ना। जाइलम में जो परिवहन होता है ये एक दिशीय परिवहन होता है, मतलब केवल नीचे से ऊपर की ओर इसे परिवहन होता है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। लेकिन फ्लोएम में क्या है? ये द्विदिशीय परिवहन है। द्विदिशीय मतलब 2 दिशाओं में होता है, ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है। जाइलम देखिए, ये एक मृत कोशिकाओं का बना हुआ एक नलिका होता है, और ये फ्लोएम क्या है? तो ये जीवित कोशिकाओं का बना हुआ होता है। जाइलम में ये यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है, पौधों को जो है, डालियों को जो है कि एक यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ताकि वो जिस हिसाब से रहता है वो अस्थायी रूप से रहे। और फ्लोएम क्या करता है? ये भोजन को वितरण और उसको संग्रहित के मतलब भंडारण करने का काम करता है, संग्रहित करके रखता है। तो फ्लोएम भोजन को वितरण भी करता है, संग्रहित भी करता है, और जाइलम जो है कि पादपों को जो है कि सहारा प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा, ताकि वो सीधा रह सके, खड़ा रह सके, जिस तरह से उस स्थिति में रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या समझते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? तो सिंपल सा बात है, जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं हो तो वी ऑक्सीजन है, और जब ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सी वाला, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। बात यहीं पर खत्म हो गया कि हीमोग्लोबिन ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन गैस आके जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, उसमें ऑक्सीजन गैस है, तब ऐसी स्थिति में उसको क्या बोल देंगे? केवल हीमोग्लोबिन ना बोलेंगे, उसको बोलेंगे अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कहेंगे उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। यह रक्त परिवहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। यानी ये जो है कि रक्त परिवहन तंत्र में जो है कि ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता था। जैसे कुछ देर पहले हम लोग पढ़े कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन ही करता है। मानव के शरीर के विभिन्न भागों में इसको पहुंचाने का काम करता है, ताकि अनेक कोशिकाओं को जाएगी कि ऑक्सीजन मिल सके और वो अपना माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर श्वसन क्रिया कर सके, ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। तो इसलिए जो है कि हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है ऑक्सीजन को एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाने का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? किन्हीं 2 घटकों के कार्य लिखे। मानव परिवहन तंत्र के कई सारे घटक है, उनमें से किसी 2 घटक का नाम लिख रहा है और उसका कार्य भी लिख रहा है। देखिए, तो सबसे जो प्रमुख घटक है वो है हृदय। कौन सा है? हृदय। तब हृदय के बारे में थोड़ा सा हमें काम भी लिखना पड़ेगा। तो हृदय जो है कि ये पेशियों द्वारा निर्मित संकुचनशील संरचना है, ये फूलता पिचकता है संकुचनशील संरचना है, जो पूरे शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है, पंप करने का कार्य करता है, फिर वापस भी लाता है, ठीक ना। जैसे कि
पंप जो है, पंप का काम क्या है कि पानी को, सामान्य पंप की बात कर रहे हैं, जैसे जो घरेलू लगाते हैं ना मोटर सब, उसकी बात कर रहे हैं, तो पानी को जो है कि नीचे से खींच के उसको क्या एक स्थान तक पहुंचा दे रहा है ना, क्या पंप कर रहा है कि यहाँ निकल के आगे की ओर चल जाओ। ठीक इसी प्रकार से हृदय करता है कि जो ब्लड है, ब्लड उस ब्लड को नीचे से पंप करता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। तो सिंपल सा बात है कि ये जो है कि पूरे शरीर में रुधिर को पंप करने और उसको वापस प्राप्त करने का काम करता है। 2 मार्क्स क्या है, तो 2 मार्क्स में आप सटीकता से केवल इतना ही आंसर लिखेंगे, विशेष इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब 5 मार्क्स में तो बढ़िया से डायग्राम बना के उसके अलग अलग भागों का काम भी लिखेंगे, लेकिन 2 मार्क्स में तो इतना ही लिखे काफी है। नेक्स्ट, रुधिर वाहिनियां। तो परिवहन तंत्र के घटक एक क्या है, रुधिर वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, ठीक ना। तो ब्लड वेसल्स, उसके बारे में लिखना है। तो ब्लड वेसल कितने हैं, तो सामान्यतः धमनियां, सिराय और रुधिर कोशिकाएं, कोशिका नहीं केशिकाएं होगा, कोशिकाएं नहीं होगा, केशिकाएं। तो धमनियां क्या करता है, तो खूब बढ़िया से हम लोग पढ़े हुए कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त मतलब कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ, उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रुधिर बोलते हैं, ऑक्सीजनित रक्त। यानी धमनी में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त का जो है कि इसमें प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजनित रुधिर भी उसको बोलते हैं। इसका जो है कि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। धमनी का काम क्या है कि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य है, शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य। सिरा क्या करती है, तो ये जो है कि पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक ना, जो अशुद्ध रक्त है उसको पूरे शरीर से जो है कि विभिन्न अंगों से कहाँ लाएगा, हृदय की ओर लाएगा। यानी अशुद्ध रक्त अर्थात विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से लेकर कहाँ आता है, हृदय की ओर उसको लेके आता है। और जो केशिकाएं है दोनों के बीच का जो है आदान प्रदान करने का काम करता है धमनी से। तो रुधिर जो है, रुधिर कोशिकाओं द्वारा, रुधिर कोशिका में केशिकाएं हो गए, ठीक है। तो रुधिर केशिकाओं द्वारा उत्तकों और रुधिर के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कुछ पदार्थ होता है उसका आदान प्रदान होता है विसरण क्रिया के माध्यम से, विसरण क्रिया द्वारा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दूगो, हृदय के बारे में और रुधिर वाहिनियों के बारे में। अगला क्वेश्चन, रक्त के 2 कार्य लिखे, रक्त के 2 कार्य लिखे। आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ जो कोशिका लिख दिया आप लोग, केशिका होगा, ठीक है, केशिका। वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है का, तो इतना सारा टाइपिंग होता है, उतना लिखते हैं, कितना चेक करते रहेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा इधर उधर हो जाता है। चलिए, रक्त के 2 कार्य लिखे। तो 2 लिखना है, जैसे हम 4 लिख दिए हैं, 4 लिख दिए कि आगे जाकर और 3 को पूछ दे, 4 को पूछ दे, तब क्या कीजिएगा, तो आना चाहिए उसमें। देखिए, रक्त का कार्य ऐसे ही पहले हम लोग पढ़ चुके थे, अलग से हमको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तो फिर भी जो वीडियो देख रहे हैं उसको बता ही देते हैं। पोषक पदार्थ के परिवहन में, जो पोषक पदार्थ का अवशोषण होता है छोटी आंत में, तो उसके परिवहन करने का काम कौन करेगा, रक्त करेगा। ऑक्सीजन के परिवहन में, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त करता है। रक्त का कौन, आरबीसी, आरबीसी के अंदर कौन, हीमोग्लोबिन, वो जो है कि ऑक्सीजन को साथ साथ जो है कि लेके जाता है। उसका कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भी सहायता करता है। उसके बाद ये हार्मोन के परिवहन में भी सहायता करता है। यानी परिवहन का सारा बोझ जो है कि अपने ऊपर उठाए हुआ है कौन, रक्त। शरीर में जो है कि मुख्य पदार्थों का एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाने में जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है रक्त। तो रक्त का अलग अलग काम, पोषक पदार्थ का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना और हार्मोन्स का परिवहन करना। तो इस प्रकार से हम लोग का अभी 13 क्वेश्चन हो गया। अब जो है कि कुछ और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इसमें बचा होगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि पादप में जल और खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है। कि पादप में जो जल और खनिज लवण का परिवहन बोले, वहन बोले, स्थानांतरण बोले, जो बोलना बोल लीजिए, इसका परिवहन कैसे होता है ये हमें बताना है। तो कुछ देर पहले हम लोग भोजन का परिवहन पढ़ लिए, इसका भी तो अंतर में पढ़े ही है, फिर भी अलग से क्वेश्चन आया था, खाली अलग से इसको देख लेते हैं। तो अंतर में तो पढ़े ही है। तो पादप में जो है कि जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम उत्तकों के द्वारा होता है, जो कुछ देर पहले हम लोग अंतर में भी देखे थे। तो जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करेगा, जाइलम उत्तक करेगा। इसमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं हो पाई जाती है, उसमें पतला पतला नलिका सा होता है, उसको अलग अलग नाम दिया है, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है, जो मूलतः जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। यानी जल को और खनिज लवण का जो है स्थानांतरण करता है, एक स्थान दूसरे स्थान ले जाता है, जड़ से ऊपर की ओर ले जाने का कार्य करता है। जल और खनिज लवणों का ये परिवहन जो है कि एक दिशीय करता है। एक दिशीय मतलब नीचे से केवल ऊपर की ओर। देख चुके हैं, बस उसी क्वेश्चन को जो है कि अलग तरीके से लिखता है। अगला क्वेश्चन हमारा, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। सिंपल भाषा में याद रखिएगा, ऐसा तंत्र जो परिसंचरण में काम करे, मतलब कि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे वो पदार्थ लिक्विड फॉर्म में हो, ठोस रूप में हो, फिर भी उसको एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करे। और ऐसे काम में जो है कि 2 या 2 से अधिक अंग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, उसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र कह देते हैं। फिर इसमें क्या लिखा है इसको देख लेते हैं।
परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो परिसंचरण तंत्र शरीर में रक्त, ऑक्सीजन, पोषक तत्व और भी अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन करता है। जो परिसंचरण तंत्र है उसका काम क्या है? तो उसका काम है शरीर में रक्त का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, पोषक तत्व का परिवहन करना और जो अपशिष्ट पदार्थ जो कचरा बन गया उसका भी परिवहन करने का कार्य करता है। इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो हृदय, रक्त और रक्तवाहिनियां, ये तीनों जो है कि इसके मुख्य घटक है। हृदय, रक्त और रक्तवाहिनियां। हृदय रक्त को पंप करता है। हृदय क्या करता है? रक्त को पंप करता है। कुछ देर पहले भी देखिए, धमनियां इससे इसे अंगों तक ले जाती है। जो पंप करने का जो उसमें से ब्लड निकलेगा उस ब्लड को, रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है? धमनियां करती है। और सिराएं उस वह रक्त को जो है कि जब रक्त पूरे शरीर में चला जाएगा तो ऑक्सीजन में से निकल जाता है, उसमें क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, तो अशुद्ध रहता है। तो उस रक्त को वापस हृदय में लाने का काम करती कौन? सिराएं करती है। और केशिकाएं जो है कि पदार्थों का आदान प्रदान करता है। इस तरह से जो है कि इसके काम हो गया। तो परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? इस तरह से याद कर लीजिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त और लसिका में अंतर। रक्त और लसिका में अंतर बताना है। आइए देखते हैं रक्त क्या हुआ। तो हम लोग रक्त के बारे में कुछ देर पहले पढ़े हैं बढ़िया से। रक्त एक तरह से संयोजी उत्तक है, किस रंग का? लाल रंग का। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन के कारण, ठीक ना। तो यह लाल रंग का द्रव है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या और प्लाज्मा पाया जाता है। तो ये सब ठोस कण है और प्लाज्मा जो है कि ये द्रव्य रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक ना। आइए लसिका में क्या होता है? तो ये रंगहीन, सामान्यतः ये कोई रंग में नहीं होता है। अगर होबो करेगा तो ये हल्का पीला रंग का दिखेगा, हल्का पीला रंग का दिखने का कार्य करेगा। ये कभी कभी ये हल्का श्वेत में भी दिख सकता है, सब हल्का हल्का। इसमें देखिए रक्त में, इसमें हीमोग्लोबिन युक्त आरबीसी होने से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यानी रक्त में क्या है कि हीमोग्लोबिन युक्त ऑक्सीजन उसमें रहता है, ठीक ना। अर्थात क्या? ये ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। लेकिन ये जो लसिका है इसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। अब जब आरबीसी हीमोग्लोबिन है ही नहीं तो ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा? तो इसीलिए इसमें ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है। यहां पाइए रक्त में देखिए, रक्त पूरे शरीर में पोषक तत्व का, गैसों का, हार्मोन का और भी अपशिष्ट पदार्थ का जो है कि परिवहन करता है, उसको एक से दूसरे स्तर पहुंचाने का काम करता है रक्त, ठीक ना। लेकिन वही लसिका की बात करें तो लसिका उत्तकों से अतिरिक्त द्रव निकालकर, जो उत्तक में जो एक्स्ट्रा द्रव होता है उस अतिरिक्त द्रव निकालकर रक्त में वापस मिलाती है और शरीर की प्रतिरक्षा में सहायता करता है। यानी हमारे शरीर को सुरक्षित करने के लिए हमारे शरीर में एक और तंत्र जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं, ठीक ना। इसका विशेष 10वीं क्लास से पढ़ना नहीं है। तो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, तो प्रतिरक्षा करने में जो है कि हमें ये सहायता करता है। लेकिन ये पदार्थों को एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाने में ये सहायता करता है। इसमें देखिए ये इसका संचार हृदय की धमनियों और शिराओं में होता है। यानी रक्त कहाँ कहाँ बहता है? तो धमनी शिरा बहता है, धमनी और शिरा में बहता है, ठीक ना। और लसिका क्या है? तो इसका संचार जो है कि लसिका वाहिनियों में होता है। तो लसिका वाहिनी इसमें अलग से होता है, धमनी शिरा से हट के, धमनी शिरा को छोड़कर अन्य कुछ केशिका टाइप का होता है, ठीक ना। तो केशिका टाइप का उसके कोशिका से बाहरी होता है, कोशिका से ही बाहरी होता है, ठीक ना। तो ये जो लसिका जो है कि लसिका वाहिनी स्पेशल बनता है उसमें जो है कि इसका परिवहन होता है। और रक्त का परिवहन कहाँ होता है? धमनी शिरा में होता है। इस प्रकार से 4 अंतर लिखिए आप एग्जाम में, चाहे तो 1-2 अंतर लिख दीजिएगा काफ़ी है। इतना 5 मार्क्स में ये आएगा नहीं, 2 मार्क्स में आएगा तो 2-2 अंतर लिखना काफ़ी है। इतना सारा 4 याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन याद इसलिए रखना है कि मान लीजिए कि 2 ही याद किए और 2 में से जो है कि 1 भूल गए, अब बताइए क्या पूरा लिख पाएंगे? लेकिन 4 याद किए तो हो सकता है कि 1 भूल जाएंगे, 2 भूल जाएंगे। और ज़्यादा भूल रहे तो फिर गड़बड़ है, आप सही से याद नहीं किए। 2 से ज़्यादा भूल रहे तो गड़बड़, आप सही से याद बात नहीं किया, सही से पढ़े नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं। तो इस प्रकार से जो है कि परिवहन का जो है कि जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है ये पूरा खत्म होता है। इसका जो 5 मार्क्स वाला बच गया वो सब जो है कि फिर किसी और वीडियो हम लोग देखेंगे, जैसे कि किसी और क्लास में देख लेंगे। जैसे पोषण का ही बचा हुआ है, श्वसन का ही बचा हुआ है, इसका ही बचा हुआ है। अगली क्लास में जो है कि प्रयास करेंगे उत्सर्जन खत्म करके और तब जो है कि सबका 5 मार्क्स बता देने का, ताकि जो है कि इधर का काम निपट जाए, जय प्रक्रम जो पूरा है पूरा खत्म रहे। उसके बाद जो है कि आएगा बचेगा तो उसमें अलग सब्जेक्ट देखेंगे, फिर मैथ को शुरू करेंगे। तो आप लोग जो है कि इसको अपने चाहे तो कॉपी पर लिखकर इसको याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे भी करना है, याद करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर इस चैप्टर से है परिवहन से तो यहीं से आएगा।